Sir, we are not here as party representatives because the subject matter doesn't relate only to any political party. This relates to the functioning of our democracy. और लोकतंत्र इस तरह से चलना चाहिए कि जो चुनाव हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसमें जनता का विश्वास हो. ये हमारा लक्ष्य है. Sir, if you look back on major reforms that have taken place in this country, और मैं इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा, वक्त कम है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि हम हर चुनाव में ये देखते हैं कि मनी पावर का कितना रोल रहता है, पैसे का कितना रोल रहता है. तो हमने तय किया कि लोकसभा में जो कैंडिडेट होगा वो 94 लाख खर्च, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और असेंबली में 40 लाख. अब हम जानते हैं, आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका पालन होता है? नहीं होता ना. तो कौन सा सुधार ला रहे हैं हम उसके बारे में? और दूसरी बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है. क्या हमने उसके बारे में सोचा? पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी खर्च कर दें, और मतलब कि जो पैसा बह रहा होता है तो हम देखते हैं किस तरह से बह रहा है. तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म आज तक में इसमें हम सुधार नहीं लाए. दूसरा, हम बड़ा भारी सुधार जो लाए थे वो 10 शेड्यूल का था. आपको याद है कि आयाराम गैराम की प्रक्रिया चल रही थी और लोग पार्टी बदल के जाते थे. दूसरी तरफ हमने सोचा 1985 में कि 10 शेड्यूल लाया जाए, संशोधन किया जाए संविधान में. तो 1985 में 10 शेड्यूल लाया गया. वहां स्प्लिट की बात हुई और मर्जर की बात हुई. आज स्प्लिट कहां है? उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया, हम ही ने दुरुपयोग किया. मतलब कानून लाते हैं फिर उसको हथियार बनाते हैं. ये असलियत है, इस देश की असलियत है. 10 शेड्यूल को क्या हुआ, स्प्लिट को क्या हुआ, हमें उसको रद्द करना पड़ा. फिर केवल मर्जर की बात आई. मर्जर कोई पार्टी, आज की पार्टी कोई मर्जर नहीं करती. स्प्लिट के द्वारा ही सरकारें बदली जाती हैं. तो कहां सुधार हो रहा है? जो भी कानून आता है उसका हम खुद लोग उल्लंघन करते हैं. फिर आपको याद होगा 2017-18 में एक फाइनेंस बिल आया. मेरे दोस्त अरुण जेटली थी, वहीं बैठे थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा जो पुराना जो फाइनेंस बिल के जो संशोधन कर रहे थे कंपनीज एक्ट में, क्या संशोधन था? पहले था कि कोई कंपनी जो 3 साल की उसकी काम नहीं है तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती. उन्होंने इसको चेंज कर दिया. आप कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करो, कल आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो. फिर दूसरा था कि जब तक वो 7.5% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती, उसको रद्द कर दिया. आप जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सके. तो मतलब कि आप सुधार तो लाते हैं लेकिन उसी का दुरुपयोग करते हैं. फिर साथ में यह भी हुआ कि उसका नतीजा यह हुआ कि 6000 करोड़ एक पार्टी को चले गया. एक ही पार्टी को 6000 करोड़ मिला. नहीं, एक मिनट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. I am not saying anything, sir. I am just trying to. I am not. See, so वो क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई भी पार्टी कितना भी पैसा दे दे. साथ में जब फंड देना पड़ता था तो रेजोल्यूशन होता था बोर्ड का कि किस पार्टी को फंड दे रहे हो, वो भी रद्द कर दिया. सो अभी किसी पार्टी को फंड दो, नाम नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो खत्म हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह संवैधानिक था. तो जो मेजर जो सुधार लाए हो उसका तो आप उल्लंघन करते हो. तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन आउटकम, ऐसा नहीं होना चाहिए सर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन मिलता था उसे 20,000 से घटाकर 2,000 किया और सिलेक्टेड उनके ऊपर वीवीपैट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई. और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे. अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय को पिलाते थे क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था. और मोदी जी ने आकर उन्हें चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है. तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले 20,000 से 2,000 पे आ गए. और इसलिए वो दौर था जिस जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे. आज इलेक्टोरल बॉन्ड के जो भी कहें, आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया. क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता. कम से कम ये पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की. और इन लोगों की सरकार कब रहती थी सभापति महोदय, जिस जमाने में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद. और तो और सर, जब से साक्षरता दर 50% हो गई, बहुमत मिलना बंद. इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे और अनेक लोग बिहार के चुनाव में 80 लोग तक घायल होते थे. इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए. तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा. और अब मैं इसके बाद यह विषय कहना चाहूंगा कि जो इसके ऊपर आपत्ति की राजनीति की जाती है, आज मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है. मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 दिसंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका हर 6 महीने में होना चाहिए रिवीजन. पर उनका कहना था व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल है तो 1 साल या 2 साल में कर दिया जाए. मगर सभापति महोदय ये 20 साल में भी करने को तैयार नहीं है. और उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं. तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते. उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं. उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है. परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा जाइए, फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए. नहीं करना है. मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की. परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है. इनकी स्थिति क्या है? जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है? स्कूटी का फॉर्म भरो. ना, स्कूटी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है. मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा काफी जांच के दे दे.
चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, एम्पायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है, रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड एम्पायर अपने आप डिसीजन दे दे। मुझे लगता है वो लोग क्यों नहीं जाना चाहते, उसमें कोई कारण नहीं है। अभी तक लोकतंत्र को वो समझ नहीं पाए हैं कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जनसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं सर, बड़ी विचित्र बात है। एक बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विदेश जाते हैं, फिर आके एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, फिर लौट के जाते हैं दूसरा बम फोड़ते हैं। और मुझे आश्चर्य लगता है सर, कर्नाटक के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो दिल्ली में होती है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना वहां का सीएम, ना डिप्टी सीएम, ना प्रदेश अध्यक्ष, और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं, सभापति महोदय वो भी नहीं रहते हैं। और कर्नाटक में पीसी होती है और उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो इसमें मुझे याद आता है एक पाकिस्तान के मंत्री थे, शायद वो राशिद चौधरी उनका नाम था, जिन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव भर के एटम बम है। मगर मुझे लगता है जो कांग्रेस ने हाइड्रोजन बम छोड़ा वो शायद पाव भर का नहीं, छटाक भर का भी नहीं था। और वैसे मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आप जब सरकार में थे तब भी बम नहीं छोड़ पाए थे। 1974 का परमाणु विस्फोट बम के लिए नहीं हुआ था, सरकार का ऑफिशियल बयान था कि ये केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 11 और 13 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने जब किया तो भारत ने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। तो हाइड्रोजन बम सरकार में भी हम ही ने बनाया था, और आप न विपक्ष में कर पा रहे हैं, न